भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को केंद्रीय सेवा में आरक्षण के लिए जिस विशाल रैली का हुंकार जाट आरक्षण संघर्ष समिति भरतपुर और डीग, भरतपुर, धौलपुर के नौजवानों ने, जाट समाज के मेरे भाइयों ने इस ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया और मुझे आपने इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर जो सम्मान दिया, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। बोले गिरिराज महाराज की, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। जय भगवान, जय भगवान जाट बलवान, जय भगवान। वो आपने बता दिया, आज पूरा देश देख रहा है, लखनऊ से लेके और बाड़मेर तक। भरतपुर के अंदर इस कार्यक्रम में लगातार जाट समाज के आरक्षण को लेके लंबी लड़ाई लड़ने वाले जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक और दुर्भाग्य से 3 चुनाव में अच्छे वोट लेने के बावजूद विधानसभा में नहीं पहुंचे भाई नेम सिंह जी फौजदार, मेरे भाई और नदवई के विधायक जो समय समय पे समाज की बात रखने का प्रयास करते हैं, और इनके पिताजी नटवर सिंह जी से हम सबका गहरा रिश्ता था। और निश्चित रूप से मैं इनको इस बात का धन्यवाद भी दूंगा कि जब सारे नेता इस मंच पे आने से डर रहे थे तो कम से कम हमारे मंच पे ही आए, इसके लिए भाई जगत सिंह जी को धन्यवाद। दूसरे हमारे छोटे भाई डॉक्टर दिगंबर सिंह जी मेरे साथ लंबे समय तक विधायक रहे, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, छोटी उम्र के अंदर चले गए। उनके बेटे और डी कुमेर के विधायक शैलेश सिंह जी, खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी, आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम वो मेरे भाई जो 1998 से लेके 2014, 17, 21, 23 के अंदर जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मानित मंच, मेरे विश्वविद्यालय के साथी, मेरे भाई जो कम से कम 2 दर्जे से ज्यादा सब खड़े हैं यहाँ पे, सारे योगेश जी, दिलीप और ये सारी टीम इनकी, आगरा से नेम सिंह जी, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, डीग, भरतपुर और धौलपुर के जाट समाज के मौजूद पंच पटेल और समाज की सरदारी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं भरतपुर की इस मिट्टी को नमन करता हूं। भरतपुर से मेरा कोई आज का रिश्ता नहीं। जब मैं कॉलेज विद्यालय की राजनीति करता था तब भी ब्रज के और भरतपुर के किसान के बेटे मजबूती के साथ उस संघर्ष के दौर में मेरे साथ थे।
और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने के अंदर शेखावाटी अंचल और भरतपुर अलवर और ब्रज क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं कोई भरतपुर के अंदर बाहर का व्यक्ति भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा भरतपुर के जाटों को राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा दर्जनों बार आपने सुना होगा कि हनुमान बेनीवाल भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, तत्पर है। और आज जो ये मेला भरा है भरतपुर के इस नुमाइश मैदान के अंदर, मुझे लगता है इतनी बड़ी रैली पहले भरतपुर के अंदर नहीं हुई होगी। मैं कह सकता हूं, मुझे नहीं पता हुई भी। 45 डिग्री तापमान है, भयंकर गर्मी, अपने अपने साधन, और यही रैली अगर बीजेपी कांग्रेस कराए तो 100 करोड़ का खर्चा भी लग जाए और 10,000 की भीड़ भी नहीं हो आज की तारीख में। ये इस बार राजस्थान के कोने कोने से नौजवानों ने ललकार भरी, हुंकार भरी और रात को ही भरतपुर में आके डेरा डाल दिया। राजस्थान की पुलिस ने बच्चों की गाड़ियां सीज करी, चालान काटे। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया भजनलाल जी को, लेकिन लोगों के मन के अंदर उनकी जो इज्जत और आस्था है वो 2.5 साल के अंदर बनी नहीं। राजस्थान का नौजवान, किसान और सारे लोग इस सरकार से भारी नाराज है। इसका खामियाजा आने वाले समय में सरकार को भुगतना है। लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस के अंदर हम लोग गए थे। पिछली बार जब बीजेपी के साथ अलायंस में थे 25 सीट आई थी। मैं नहीं कह रहा हूं सारी मैंने जीता दी, लेकिन 8, 10, 12 सीटों में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी अलग खेल खेल रही थी। हम कांग्रेस के साथ आए। 11 कांग्रेस और अन्य, बेचारी कांग्रेस का खाता खुलवा दिया राजस्थान के अंदर 14 से 24 के अंदर 10 साल में खाता नहीं खुला था। और 5 वो सीटें कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अलवर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीते इन सीटों से। कांग्रेस तो मुझे तोड़ रही थी, मेरी सीट बाड़मेर की लेके खंजर गोंपा, लेकिन इन 5 सीटों से जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वो मेरे से मदद मांग रहे थे। हनुमान जी, ज्यादा जीत जाएंगे तो कांग्रेस कौन सी आपको पूछ रही है, आप तो नागौर में ही ध्यान दो। तो मैंने नागौर में ही ध्यान दिया, 5 बढ़ गई, नहीं तो 16 सीट आपकी खाते में खिलाफ होती। 16 हारते भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर। भाइयों, आज हम लोग हमारे स्वाभिमान जाट समाज भरतपुर, डीग, धौलपुर की सरदारी, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, कैसे हमारे बच्चे आज केंद्रीय सेवाओं में नौकरी से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब सरकार जो चाहती है कर देती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला खिलाफ देता है तो सरकार नया कानून बना देती रातों रात। एक केस नहीं, ऐसे सैकड़ों केस हुए। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद कोई यहां से नहीं जाएगा। अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है, इसकी पूरी तैयारी आप कर लेना। हम यहाँ गाड़ियों का तेल जला के और किसी की वाई वाई करने नहीं आए हम यहाँ पे। हम हमारे कौम के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिले और इस भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण के बाद दिल्ली की सरकार हरियाणा को ओबीसी मिले, यूपी, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात, महाराष्ट्र, तमाम जो जाट दिल्ली की नौकरी में आरक्षण से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित किया, उन सबको भी दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण दिलाए। ये बिगुल भी आज भरतपुर की धरती से बच चुका है। ये जो रेला आया है ना, ये रेला बहुत बड़ा रेला है। आज ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर लाखों लोग सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। सरकार चाहे किसी की हो,
लेकिन आज की तारीख में राजस्थान और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल जी को खुद आके लोगों के बीच कहना चाहिए कि मैं इतने दिन में आरक्षण दिला दूंगा। मुझे तो लग रहा है, कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, कल तो मोदी जी को श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने एक बार, कल के भाषण में बोले कि राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी। अब मुख्यमंत्री तो पता नहीं कौन बनेगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है इस आज के रेले के बाद, आज के रेले के बाद, आज के रेले के बाद यह तय है कि राजस्थान बहुत बड़े बदलाव की तरफ। जगत सिंह जी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बट इसलिए ये सारी बात मुझे कह के जा रहे हैं। भाइयों, आज का जो हमारा आयोजन है, रुको एक बार, रुको तो, वो किसी पार्टी के खिलाफ आयोजन नहीं है। ये आयोजन राजस्थान के अंदर धौलपुर, भरतपुर, डी के नौजवानों के अंदर जो जोश, उत्साह और समय समय पर उनको गुमराह किया जा रहा है, इसके खिलाफ बड़ी आग यह जाट समाज के दिल के अंदर है। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, मेरे जीवन का उसूल है। और दूसरा, मैं किसी से डरता नहीं, और जो मन में होती है वो मैं कहता हूं, ये मेरी आदत है। जिस तरह भरतपुर के जाट स्वाभिमानी हैं, हनुमान बेनीवाल भी बहुत स्वाभिमानी नेता है, जिसने देश के अंदर, देश में जब देश का किसान तकलीफ में था, मैं मोदी की सत्ता के अंदर एनडीए का साथी था। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के बहुत से लोग मेरे पास आए और बोले, हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो तो किसान आंदोलन में हमारी जीत हो जाएगी। तब राजस्थान में किसान बिलों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं था। हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के मेरे भाइयों का दर्द देखा, सत्ता को ठोकर मारी और सड़क पर निकल पड़ा अपने भाइयों के लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लोग सत्ता के लिए क्या क्या कर लेते हैं, लोग सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते आए, ये इतिहास जानता है। लेकिन मैं मेरी बता सकता हूं कि आखिरी दम तक, जब तक मेरे शरीर के अंदर खून की एक बूंद भी रहेगी, मेरी कौम, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित तबके के हकों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, पार्लियामेंट का सत्र है जुलाई के अंदर, वहां तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी की सरकार डरती बहुत है, और जब जाट आ जाते हैं सड़क पे तो डिप्रेशन में चली जाती है सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री। आज भरतपुर का जाट अपने सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण बनिया इनको अपना आरक्षण दे सकते हैं, तो भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का आरक्षण के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था, तब गृह मंत्री ने जाट सरदारी को
अपनी मूंछ का बाल दिया और ये कहा था ये तुम गिरवी रख लो, यूपी दिल्ली से तमाम जाटों को मैं आरक्षण दिलाऊंगा। मैं अमित शाह जी को याद दिलाना चाहता हूं, आप अपनी मूंछ का बाल वापस ले जाओगे या वहीं गिरवी रखोगे, ये अब की लोकसभा के सत्र के अंदर उनसे बात करिए। भाइयों, दुनिया जानती है कि भरतपुर की धरती केवल राजस्थान नहीं, भारत के इतिहास में स्वाभिमान, शौर्य और संघर्ष की पहचान रही है। जब हम भरतपुर का नाम लेते हैं, हमें याद आते हैं महान जाट शासक सूरजमल जी, जिन्हें इतिहासकारों ने जाट प्लेटो का नाम दिया था। महाराजा सूरजमल ने केवल एक राज्य नहीं बनाया, किसानों, मेहनत कशों और आम जनता के संतवादी शासन की स्थापना की थी। वो हर वर्ग के लिए लड़े। भाइयों, लोहागढ़ किले का इतिहास दुनिया जानती है। अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना ने कई बार इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन लोहागढ़ अजय रहा और मुगलों ने भी भरतपुर के राजाओं से मात खाई। ये किला नहीं बल्कि जाट समाज की अस्मिता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। डीग के मेलों से लेकर धौलपुर की धरती तक हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा, कृषि के विकास और समाज के उत्थान के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आज हमारा संघर्ष किसी विशेष सुविधा के नहीं, भरतपुर, डीग और धौलपुर का जाट सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए लगातार इनको झांसा दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ हमें नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री आपके भजनलाल भरतपुर से आते हैं। उनका यह भी कहना है कि मेरे भरतपुर में कोई दूसरा रैली कर ही नहीं पाएगा, ये भजनलाल कहते हैं। और ये आपने देखा भी, ये रैली नहीं है, रेला है। और भजनलाल जी की विदाई की सुख बेला है। आज से तय हो गया कि विदाई होने वाली। भाइयों, हमें जब राजस्थान के अंदर लोग कहते हैं कि आपके राजस्थान के लोगों ने क्या किया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का जाट सीधा अंग्रेजों के खाते में था। हमारे यहाँ पे जो गुलाम थे अंग्रेजों के, उनके गुलाम हमारे लोग थे। धौलपुर, भरतपुर रियासत को छोड़ दें तो ये दो रियासतें ऐसी थी जो हर समाज की लड़ती थी और जिन्होंने पूरे 80 युद्ध सूरजमल जी ने लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते थे। और तो और जीवन काल में एक युद्ध नहीं आ रहे। महाराजा सूरजमल जी दिल्ली के किवाड़, चित्तौड़गढ़ के दरवाजे, रुको भाई सुनो, जब चित्तौड़ के दरवाजे अलाउद्दीन खिलजी ले गया था, उसे हमारे महाराजा जवाहर सिंह जी लेके आए थे दिल्ली के चित्तौड़ के दरवाजे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज के शासकों ने हर वर्ग के स्वाभिमान की लड़ाई लड़कर सम्मान बढ़ाया। ये इतिहास नहीं बनाया बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल दी। जहाँ के किसानों ने हल चलाया और जरूरत पड़ी तो तलवार भी चलाई। सूरजमल जी ने मित्रता और वचन निभाने के लिए जयपुर राजघराने के एक राजा की मदद की, उसके लिए युद्ध लड़ा था जयपुर जाकर उनकी सेना ने। भाइयों, पानीपत की जब मूवी आई थी, उस पानीपत की मूवी के अंदर जाटों और मराठों को लड़ने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। उस वक्त देश के अंदर सबसे पहले कोई सांसद जिसने पार्लियामेंट के अंदर पानीपत मूवी के पोस्टर जलाए और गृह मंत्री को कहा कि पूरे देश में आग लग जाएगी, आप इस मूवी के अंदर जो गलत तथ्य हैं वो हटाएं। भाइयों, 3-4 दिन के अंदर अंदर उस पानीपत की मूवी से वो सारे तथ्य हटा दिए जो जाट समाज और महाराजा सूरजमल के खिलाफ थे। हनुमान बेनीवाल, भरतपुर
और धौलपुर के अंदर बारी कैसे हो सकता है? अगर मैं ही बारी हूं, वो अंदर वाला कौन है उसके दर्शन करवा दो मुझे, मैं दर्शन कर लूं उसके जाकर। आज की तारीख में इस 25 साल में सत्ता को ठोकर मार के रात दिन एक करके जब भी किसी को जरूरत पड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भरतपुर में भी एक बार जरूरत पड़ गई थी मेरी, मैं एक अकेला एमएलए था राजस्थान का, कि पेंगोर के अंदर जो सभा हुई, उस सभा चामड़ के अंदर वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोला और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बाहर निकाला था। याद करो सारी चीजें, एक बार हनुमान बेनीवाल कहाँ नहीं लड़ा। मैं भजन लाल से पूछना चाहता हूं, जिस समाज ने देश की रक्षा की, जिस समाज ने पैदा किया, जिस समाज ने मुगलों अफगानों अंग्रेजों से लोहा लिया, जिस समाज ने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, क्या उस समाज को आप संवैधानिक अधिकार मांगने का हक नहीं रहा? साथियों, आज हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले। और अगला जो हमारा पड़ाव होगा, मैं बता दूं आपको कि अगला पड़ाव अब कोई रेलवे ट्रैक और एनएच का तो मुझे नहीं पता, ये तय करके बता देंगे, लेकिन यह तय है कि दिल्ली के अंदर हम जाट आरक्षण के लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का आवास घेरेंगे, लोकसभा को घेरेंगे, और उस समय तुम भरतपुर, डीग, जितनी संख्या में आज भरतपुर, डीग, धौलपुर से आए हो, उससे दुगनी संख्या में आप आना। बाकी राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लोग आएंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेर के ये आदेश देश की सरकार से करें। हमारे इस आज के आंदोलन का अगला कदम क्या होगा, वो आरक्षण संघर्ष समिति बताएगी। वैसे तो मेरे कदम पड़े और अगला कदम अपना आप ही हो गया, आप चिंता ही मत करो, मेरा आना ही अगला कदम हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य, भरतपुर आज दिल्ली के अंदर देखिए, क्योंकि सामाजिक मंच है, सामाजिक बात इसमें कह सकते हैं। 52 से लेकर आज तक 5 हमारे कैबिनेट मंत्री रहे जाट समाज के, लोकसभा अध्यक्ष रहे, उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन पहली बार देश के अंदर एक भी जाट कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे अंदाजा लगा लो कि हमें दिल्ली की सरकार सीरियस नहीं ले रही है। उनको पता है कि एक बार इधर वोट देंगे और एक बार इधर देंगे, खुद का वोट डाल नहीं पाएंगे, सोच के वोट नहीं डालेंगे। हरियाणा हाथ से चला गया, यूपी में कोई पूछ नहीं, दिल्ली में सीएम की बात कही, सीएम बना किसी और को, अब राजस्थान बचा है। 28 की लड़ाई अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को साथ लेके नहीं लड़ी तो राजस्थान भी आपके हाथ से चला जाएगा। एक आखिरी उम्मीद है कि 28 में सत्ता के दहलीज पे खड़ा और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा हम लोग करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजस्थान का हर वो बच्चा, चाहे वो जाट समाज से आता है, चाहे वो अन्य समाज से आता है, वो एक ही बात कहता है कि हमें मौका मिला भरतपुर के हमारे उन जाटों को आरक्षण दिलाने का जिन्होंने हमेशा हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिनके आगे मुगल भागे, अंग्रेज भागे, उन भाइयों की मदद करने के लिए हम भी चलेंगे। हमारी सैकड़ों हजारों गाड़ियों को रोका गया आज, लेकिन बच्चे हिम्मत वाले हैं, कैसे न कैसे करके भरतपुर पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया और 80-90% भरतपुर पहुंचे भी। भरतपुर इस छोर पे, बाड़मेर उस छोर पे, गंगानगर उधर है, डूंगरपुर इधर है, 1200 किलोमीटर लंबा राजस्थान। और उसमें भी जिस तरह की हुंकार रैलियां कर रहे हो आप, साधु संतों के लिए लड़ाई लड़ ली, गाय के लिए लड़ रहे हो, जब देश की सेना को ठेके पे दिया, एक भी सांसद नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अग्निवीर को समाप्त कराऊंगा। जाट रेजिमेंट के कारनामे आप सुनोगे अगर,
उनकी उपलब्धियां। 1999 कारगिल युद्ध के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, उन पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद, AK-47, AK-56 लेके चढ़ते हुए दुश्मन को ढेर किया। ये अमेरिका के अखबार के अंदर छपा। वो कोई और नहीं था, वो जाट रेजिमेंट का जवान था तो दुश्मन को मार रहा था। भाइयों, सेना के सम्मान को वापस लौटाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के सम्मान को वापस लौटाएंगे। मेरे लिए लोग कहते हैं, अरे भैया मैंने तो राजस्थान का सम्मान बढ़ा दिया देश के अंदर। जब देश की हरियाणा की पहलवान बेटियां, जैसे एक बाहुबली ने प्रताड़ित किया, वो जंतर मंत्र पे बैठी थी, उनको न्याय दिलाने अगर देश का, आपके समाज का, किसान का पहला बेटा उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, पहलवान बेटे को न्याय दिला। और भरतपुर से मेरा बड़ा लगाव है। कई लोग सोच रहे होंगे कि हनुमान जी भरतपुर में राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं भरतपुर से, खुद को तो आपको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मजबूत नेतृत्व भरतपुर से निकले, ऐसा मजबूत नेतृत्व विधानसभा के लिए निकले, भरतपुर का नाम आते ही लठ लेके खड़ा हो जाए, मेरा भरतपुर। ऐसे नेता हमारे को चाहिए। और बदलाव आवश्यक है, बदलाव जरूरी है। और अब नौजवान जाग उठा देश का। बिहार के अंदर नहीं देखा उस बच्चे का पुलिस ने किस तरह एनकाउंटर किया था? क्या दोस्त था उससे? तिवारी का अजय भरत तिवारी। मैंने ट्वीट किया था, उस बच्चे को जब वो सरेंडर कर रहा था तो वहां की पुलिस ने गोलियां मारी। और मुख्यमंत्री के पास जब अखबार वाले पहुंचे तो सीएम बोला कि उसको गिरफ्तार करके शिगरी ला रहे हैं, जबकि वो तो खत्म हो गया था वहां। ये व्यवस्था है देश की। अब देश का नौजवान उठ खड़ा हुआ, देश का नौजवान जिस तरह 77, 76, 78 के दौर के अंदर, 75 के दौर के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन चला था, इस देश को एक जेपी की और आवश्यकता है। नौजवान बेरोजगार से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है, नीट का पेपर आउट हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी भजनलाल की सरकार के अंदर तो फिर पेपर व्हाट्सएप पे चला गया किसी के पास, ये मैं आरोप लगाना चाहता हूँ। और कांग्रेस सरकार में भी 19 पेपर आउट हुए। भाइयों, इन नौजवानों का भविष्य कौन तय करेगा? आज जब बाढ़ी खेत को खाने लग जाएगी, जब विधायक, सांसद, मंत्री मिलके अपने बेटे बेटी, भतीजे भतीजी, भांजी का सिलेक्शन कराने लग जाएंगे, जब आरपीएससी के चेयरमैन घर पे कॉपी जांचते हुए अपने बच्चों का सिलेक्शन करने लग जाएंगे, तब इस राजस्थान का रखवाला कौन होगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी अगर 5 सीट भी होती तो मैं भजनलाल को इस तरह दादागिरी नहीं करने देता राजस्थान के अंदर। दुर्भाग्य से मेरे पास एक भी विधायक नहीं। फिर मैं तोप, तलवार और उन माफियाओं से नहीं डरता जो रात को सोते वक्त ये कहते हैं कि हनुमान को कल सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। और जो ये कहते थे वो कई ऊपर चले गए और गलती से कोई बचे हैं, और मेरा समय आ गया तो 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। ये भी मैं उन सबको करना चाहिए। शायद पहली बार हो रहा है। अभी हमारे दोनों एमएलए साहब आए, धन्यवाद उनको, हमारे मंच पे आए। लेकिन भरतपुर से एक जाट मंत्री हमेशा रहता था। एमएलए साहब को मैं कह रहा था कि मैंने जब बहराना के अंदर रैली की तो अपने समाज के एक व्यक्ति की लॉटरी लगी और पहुंच गए दिल्ली। और जब भरतपुर में रैली करी है तो सीधा किसी न किसी की लॉटरी लग जाए, आपका तो फायदा ही है, आपसे तो कुछ होना नहीं। 2.5 साल के अंदर बैठे करते तो कर लेते नौकरी तेरा। हाँ, मैं जरूर काम आ जाऊंगा जितने एमएलए साहब को भी जरूरत होगी। और वो कहेंगे कि हनुमान जी हम संकट के अंदर है, मैं उनका संकट दूर करने के लिए 1000% आऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जहां महाराजा सूरजमल हुए, जहां राजा जवाहर सिंह हुए,
आज वहां के जाट को इस तपती धूप पे पटरी पे बैठना पड़ रहा है, कानून हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? अगर हमारे भरतपुर राजघराने के लोग राजस्थान में दौरा करते, 30 साल पहले निकल पड़ते, तो परमानेंट सीएम भरतपुर के राजा ही होते। राजस्थान की इतनी बड़ी तादाद राजस्थान के अंदर है, और भरतपुर के साथ साथ वो देश की कमान संभालते। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक भरतपुर रियासत का बहुत बड़ा दबदबा। भाइयों, मैंने नहीं रोका था, मैं तो आज भी नहीं रोक रहा हूं। मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि कोई मजबूत दूल्हा मिले, मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं हमेशा कहता रहा। लोग तो दुल्हन बनने को भी तैयार है, दुल्हन तो छोड़ो, सोत बनने को भी तैयार है। रख लो, मैं तो ले जाता। बताइए, ये हालात इस राजस्थान के हो गए। भजनलाल जी, आपने गलत नंबर डायल किया। ये गलत नंबर, मेरा नाम हनुमान है और लोग तो उड़ते हनुमान जी का नाम लेते हैं। मैं हनुमान जी की तरह तो नहीं, लेकिन जिद्दी हूं, लड़ता हूं। उतना बल मेरे अंदर नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत उनके जो मेरे अंदर है। और जब पूरी भारतीय जनता पार्टी हनुमान नाम लेके, गाय का नाम लेके सत्ता में आ गई, और आपने रॉन्ग नंबर डायल किया, 2-5 चमचों के कहने से मोर्चा खोल दिया, मुझे रोक लिया भरतपुर में आपने आने से। मैं भजनलाल जी और जवाहर मैडम दोनों को कहना चाहता हूं कि मैडम आपने रोक लिया मुझे यहाँ आने से। मैं तो खड़ा हूं यहाँ पे। और यहाँ छोड़ो, जब भी मुझे कोई चुनौती देगा कि यहाँ आके दिखा दे, वही चला जाऊंगा जहां स्थान पर। मैं कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के जीने वालों में से हैं। मैंने फिर आपको कहा है, आपको मेरी आवश्यकता है, इसलिए आपको मदद करने के लिए आया हूं। आप नहीं बुलाते तो भी विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमेशा भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों के गुणगान करता हूं, महाराजा सूरजमल जी के जयकारे लगाता हूं, वीर तेजाजी के जयकारे लगाता हूं। जाट कौम की रखवाली के लिए हमेशा हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ खड़ा है, और अपनी कौम के साथ साथ ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, उसको काइस्ट को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरोकारी की। जब राजस्थान के अंदर 60-70 से ज्यादा गुर्जरों ने शहादत दी, वसुंधरा की सरकार गुर्जरों पे गोलियां चला रही थी, वो तो हनुमान बेनीवाल उन गुर्जर भाइयों के साथ सड़क पे बैठा हुआ था। और मैंने यह भी कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दो। ये भी तेजाजी का जयकारा लगाते हैं, एक बार गुर्जर बन जाए फिर जाट बन जाएगा। मेरे जितना बड़ा दिल किसका हो सकता है, और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। इसलिए 25 साल में मैं मंत्री नहीं बना। नैम सिंह जी बहुत परेशान रहते हैं कि मैं विधायक नहीं बना। मैंने कहा बन जाओगे, लेकिन बनने के बाद आप कहोगे कि ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। विधानसभा तो 30 दिन ही चल रही पूरी साल के अंदर। एक टोल का पास बन जाएगा और एक मकान मिलेगा। 5 करोड़ का बजट मिलता है खर्च करने, लेकिन तसल्ली मिलती है। ये हमेशा उस जगह से लड़ते हैं जहाँ का समीकरण सेट नहीं बैठता। इनको अपना स्थान चेंज करना चाहिए, चाहे 1 लाख वोट हो, अपने लोगों के समर्थकों को ऐसी जगह कूदना चाहिए, अपने आप लोग विधानसभा के अंदर भेज देंगे। भाइयों, आज हालात बद से बदतर हैं। रोज नौजवान हमसे सवाल जवाब करता है, वोट चाहे मुझे मत दो, सवाल जवाब सबसे ज्यादा मेरे से, फोन पे बात मेरे से, हर फोन उठा नहीं पा रहा हूँ, व्हाट्सएप हैंग, मोबाइल हैंग, सब एक ही नंबर है, हैंग हो जाता। 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे जैसे करते हो करते रहते हो। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि प्रत्येक पीड़ित शोषित को न्याय मिले, और हनुमान बेनीवाल उस हर समाज के साथ है जो उसे पुकारता है और उस समाज को न्याय दिला के खड़ा होता है, कभी बीच में नहीं छोड़ा। गूंगी बेरी सरकारें जब सही ढंग से नहीं मानती है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जब सरकार शांतिपूर्वक तरीके से नहीं मानती है
तो लोकतांत्रिक तरीके से हमें वो सारे काम करने चाहिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें इजाजत देती है। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, आरक्षण संघर्ष समिति ने जो ज्ञापन तैयार किया, बीजेपी ने भेजा दिल्ली, पहले कांग्रेस ने भेजा, फिर बीजेपी ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया, अब दिल्ली के पाले के अंदर है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार ले और एक दिन में धौलपुर भरतपुर डी के जाटों को आरक्षण की घोषणा करे, एक ही दिन का काम है। जब भजनलाल जी पंचायत चुनाव टाल सकते हैं ओबीसी कमीशन को कह के, ओबीसी कमीशन किसके इशारे पे काम करता है? सरकार के इशारे पे। हर चीज के अंदर सरकार आती है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब कोर्ट कचहरी कहाँ गए थे? ये भी पढ़ लेना इतिहास के अंदर, उसमें कोर्ट कचहरी कहाँ गए थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान की सत्ता के अंदर एक बार राज का स्वाद ले लो। वैसे भरतपुर धौलपुर डी के जाट राजा हुए, लेकिन लोकतंत्र के अंदर अब तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो एक बार अगर सत्ता का आनंद आपने ले लिया तो दोबारा सत्ता नहीं छोड़ोगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मेरे जैसा लड़ाका आपको सदियों तक ने तो मिलेगा और न मिला है। काजल की कोठरी में रहते हुए, अपने लोगों का सम्मान करते हुए, सबको साथ लेके चलते हुए, रात कहाँ दिन कहाँ, दुनिया भर के माफियाओं से दुश्मनी, फिर भी कोई दाग नहीं लगा। अमित शाह की ईडी सीबीआई हनुमान बेनीवाल को नहीं डरा सकती और सारे नेता डर गए, कई जेलों के अंदर पड़े और कई जाने वाले हैं। लेकिन मैं मेरी मर्जी का मालिक हूं। जिस तरह भरतपुर धौलपुर डी के जाट अपने मर्जी के मालिक हैं, उसी तरह हनुमान बेनीवाल को जब लगता है कि किसान के पक्ष का व्यक्ति है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता हूं। लगता है ये किसान का दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, इस हिसाब से राजनीति कर रहा हूं। भाइयों, अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दोनों के बीच एक युद्ध चल रहा है। एसीबी ने कार्रवाई करी, पकड़े, ये सही है, जो पकड़े वो चोर थे। मेरा भजनलाल जी से सवाल है कि क्या कृषि मंत्रालय के ही फोन सर्विलेंस पर करे हो क्या? ये बाकी चोर मंत्री आपके, जोगाराम पटेल, कन्हैयालाल, आपका यूडीएच मंत्री, आपका गजेंद्र खींवसर जो परसुताओं के राग नाचती हुई आई थी की, जवाहर मैडम और एक दर्जन मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए। भजनलाल जी, क्या आप उनकी जांच कराओगे? मैंने गलत नहीं कहा था। बहराना के अंदर मोदी जी ने कहा था राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार। मैं तो सरदार नहीं कहा था, मैं तो राजा कहा था। अच्छा शब्द काम में लिया था। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, उसे मूर्खों का सरदार कैसे कहा। और मैं सरदार कौम से भी आह्वान करता हूं, सिखों से, भाइयों आप पीएम की निंदा करो। उन्होंने किस तरह सरदार का नाम लिया वहां पे, राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह के। तब कांग्रेस को मिर्ची नहीं लगी थी उस समय, और न अब लगी। कांग्रेस तो अपना टाइम पास कर रही है। भजनलाल जी कहते हैं रात को कांग्रेस के नेता मेरे दरवाजे पर आते हैं और मैं उनकी मदद करता हूं और वो मेरी मदद करते हैं। तभी तो मैं उपचुनाव जीत गए सारे के सारे। खरीद रखा कांग्रेस पार्टी को। अब नेम सिंह जी कांग्रेस के अंदर है, इनको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन इनको पता है नेम सिंह जी को कि कांग्रेस पार्टी 23 में अगर आरएलपी से हाथ मिलाती तो 130-40 सीट कांग्रेस पार्टी और आरएलपी राजस्थान में जीतते। लेकिन कांग्रेस अलग तरीके की कांग्रेस है, 4 गुटों में बंट गई। 4 मुख्यमंत्री, अलवर का मुख्यमंत्री अलग, सीकर का अलग, जोधपुर का अलग, दौसा का अलग। 4 आदमी तो है और 5-6 और सपने ले रहे हैं कि लड़ाई में अगर इनका नहीं लगे तो हमारा भी नंबर आ सकता है। नंबर तो जब आएगा ना, जब आपकी सीटें आएगी। इस बार नौजवान कांग्रेस को भी आसानी से नहीं जीतने देगा। जीतने दोगे क्या? याद रखना, सारी बातें भूल मत जाना, मेरे संघर्ष को मत भूल जाना। और अगर भूल जाओ तभी मैंने 28 की दी है कि 28 अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद
दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। 28 के अंदर आप अगर समझ गए तो राजस्थान की तस्वीर तकदीर बदल देंगे भाइयों। न अपराध होगा, न बहन बेटियों की चीख पुकार सुनने को मिलेगी, न बेरोजगार चितंगा के कोई नौजवान आत्महत्या करेगा, न किसान के ऊपर कर्जे का बोझ रहेगा, न टोल देना पड़ेगा, सशक्त लोकायुक्त होगा और आपके सपनों का भरतपुर और आपके सपनों का राजस्थान होगा। यह मैं विश्वास आपको देना चाहता हूं। आरक्षण संघर्ष समिति, अभी आप लोग 6 बजे है, देखो जाने की बहुत जल्दी करते हो। मैं जैसे ही भाषण देके बैठता हूँ 30% सरक जाते हो, वापिस उठता हूँ 15 और चले जाते हो। अभी किसी को 7 बजे तक यहाँ से नहीं हिलना, नहीं हिलोगे ना? अब 1 घंटा तो दो, तब तक ये बैठ के तय कर लेते हैं अगला कदम अपना क्या होगा, और जो कदम होगा वो भी बता देंगे। लेकिन आज हमारे भी बहुत गर्मी है अंदर, बता रहा हूँ। आज रोज आश्वासन ले लेके थक गए। कुछ कोई अच्छा, हमने सोचा दोनों एमएलए साहब आए तो आरक्षण की चिट्ठी लाए होंगे साथ में, लेकिन वो निकल गए बीच में, कह रहे थे चिट्ठी बनवा रहे हैं क्या, शायद चिट्ठी बनवाने गए होंगे। एक बार दोबारा बात कर लेंगे उनसे, बात करके। मेरा तो देखो दोनों से अच्छा रिश्ता है, मेरा भरतपुर के हर नेता से अच्छा रिश्ता है, मेरे रिश्ते खराब नहीं। अब वो चला के मेरे से खराब करे, उसका इलाज मेरे पास भी नहीं, मैं नहीं करता पहले, और कोई करता है तो कर लो, फिर तो मैं तैयार बैठा रहता हूँ, आ जाओ भाई। तो भाइयों, आज की ऐतिहासिक सभा के लिए, आज की भरतपुर की आज तक की सबसे बड़ी रैली के लिए, और इस मैदान की परमिशन भजनलाल जी मना करके गए थे कि परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा जरूरत नहीं है, सारे हाईवे और ट्रैक जो रास्ते में आएगा वही रोक देंगे राजस्थान के अंदर, किसको आवश्यकता है परमिशन की। अभी तो भजनलाल जी आपने हमारा एक ही रूप देखा है, जब दूसरा रूप देख लोगे ना उसके बाद खुद ही चले जाओगे इस्तीफा देके यहाँ से कि अब राजस्थान में मुझे नहीं रहना। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, लोग लोकसभा के अंदर वीडियो वायरल करते मुझे दिखाते हैं, ये आपके वहाँ का सीएम है। हाँ, ये आपके वहाँ का सीएम है। यार क्या बनाया, किसने बनाया? मैंने कहा मैंने तो नहीं बनाया, मोदी और अमित शाह ने बनाया। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री की बात को लोग मानते हैं। दिन में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ और रात की 12 बजे कुछ, 4 बार बदलना, एक दिन के अंदर 4 बार बदल जाना। सारे अधिकारी चला रहे हैं सरकार। और गहलोत की सरकार जब गिर रही थी, जो लोग फोन टैप कर रहे थे हमारे बीजेपी के नेताओं के, अमित शाह के, वो सारे पुलिस के अधिकारी पुलिस सिस्टम को चला रहे हैं। इससे ज्यादा नकारात्मक बात हो नहीं सकती। दिल्ली वाले अंधे हो गए, और अंधे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति की साथ में आवश्यकता होती है। अंधा देख नहीं सकता, लेकिन उसका हाथ पकड़ के ले जाया जाता है, और हाथ पकड़ के ले जाने वाला अगर उसको डुबो दे खड्डे में तो खड्डे में डुबो देगा, और वो सही जगह ले जाएगा, सही जगह ले चला जाएगा। अभी जो हालात मध्य प्रदेश, राजस्थान और कम से कम आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों के है देश के अंदर, भाइयों बहुत बुरा हालात है। पब्लिक कहाँ जाए, किसको पुकार करे? जाओ कांग्रेस वालों के पास, या नेम सिंह तो मिल जाएंगे, कांग्रेस के बाकी लोग हैं। हम तो हार गए साहब, कहते हम तो हार गए, हमारी सरकार आएगी जब करेंगे। कोई कहेगा एमपी, हम तो, हमारी थोड़ी चलती है, एमपी के पास क्या होता है? तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं 25 साल के अंदर, फिर भी मेरे घर कोई आया वो खाली नहीं गया, रोते हुए आए और हंसते हुए वापस गए। हनुमान बेनीवाल ने प्रत्येक व्यक्ति को न्याय देने का प्रयास किया, इसीलिए सर्व समाज दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देता है। बच्चे मुझे अपने भाई के रूप में कहते हैं, बहनें मुझे भाई मानती, राखी मानती है, और माताएं और बुजुर्ग मुझे बेटे के रूप में आशीर्वाद देते हैं। और वो कहते हैं कि एक बार हनुमान बेनीवाल जैसे लोग सरकार में आने चाहिए ताकि लोगों का भला हो जाए, और 70 साल की जो व्यवस्था खराब हुई राजस्थान के अंदर, ये ठीक हो जाए। ये उन सब की दुआओं और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि कई लोग चिंतित थे
कि भरतपुर में रैली कितनी बड़ी होगी कि नहीं होगी, होने देंगे कि नहीं होने देंगे। हो गई ना रैली, रैली नहीं रेला हुआ है, रेला रेला। और भजनलाल की विदाई की आ गई शुभ बेला, और यहीं से हो गई शुरुआत भरतपुर से। वैसे भजनलाल जी भरतपुर के नहीं है, कोई लोग कह रहे हैं कि यूपी के किसी गांव से उठ के आए थे और भरतपुर में बच गए। मुझे तो लगता है, मुझे तो इनकी जाति को लेके भी चिंता है कि इनकी असली जाति क्या, मुझे नहीं पता आज तक। वहां के सरपंच साहब तो कह रहे थे कि दूसरे वाले ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा वो वाले हैं, कई कह रहा ओबीसी वाले हैं। अब भाई ये खुद ही बताएं कि ये कौन है। बाकी ब्राह्मण समाज खुद इनसे दुखी है कि हमारे तो बड़े बड़े विद्वान हुए, ये कहां से आके बैठ गए ऐसा कि रोज मजाक उठा रहा हमारा। आप सबको धन्यवाद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज भरतपुर की रैली इस देश की राजनीति को चेंज करेगी, राजनीति को नई दिशा देगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो योगी आदित्यनाथ को सत्ता में लाने की सोच रहे हैं, कान खोल के सुन लो। 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं यूपी के अंदर जहां जाट ही तय करता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सांसें चढ़ा देंगे ऊपर, यह मैं विश्वास से आपको दिलाता हूं। अगला पड़ाव जहां भी होगा ये संघर्ष समिति तय करेगी। हनुमान बेनीवाल इनके आदेश का इंतजार कर रहा है। कई लोगों ने कहा हनुमान जी तो आरएलपी की रैली कर रहे हैं। मैंने कहा आरएलपी की रैली करने के लिए मेरे पास बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। आरक्षण संघर्ष समिति ने मुझे निमंत्रण दिया, सब नेताओं को बुलाया, जिनकी मर्जी आए, जिनकी मर्जी नहीं आए। और किसी के नहीं आने से कोई चीज़ खाली नहीं रहती। मेरे आने से पहले कई नेता थे, मेरे आने के बाद कई चले गए, मेरे बाद कई और बन जाएंगे और होता रहेगा। ये तो विधि का विधान है, इसे कोई बदल नहीं पाया। लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं। जब भी संकट आया, आपके यहाँ भी आया था संकट, याद करो साल 2 साल पहले, तब हनुमान बेनीवाल जहाँ भरतपुर की जनता थी आपकी भावनाओं के साथ खड़ा था। मैं उनके साथ खड़ा था जिनके साथ आप कह रहे थे कि आप खड़े रहो, मैं उनके साथ खड़ा मेरा, और आगे भी विश्वास दिलाता हूं। मेरा किसी व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, और मुझे भरतपुर से चुनाव नहीं लड़ना। हो गई बात क्लियर? तो बस ठीक है। और क्या, ये मजबूत लोग चाहते हैं जो एक आवाज पे सीटी बजाती कूद पड़े विधानसभा की बेल और लोकसभा की बेल के अंदर। ऐसे योद्धा जब होंगे, मैं कह रहा हूं देश के अंदर 10 सांसद दे दो मुझे, मेरे जैसे 10 MP जो बिना जान की परवाह किए, बिना निलंबन की परवाह किए लोकसभा में लड़े। 10 MP दिल्ली की सरकार का दिमाग ठीक कर सकते हैं। कितने? 10। 2-3 ही नहीं मिल रहे हैं। कोई मिलता है, आधे घंटे बाद पता लगता है गृह मंत्री के चैम्बर में चाय पीने चला गया। अभी क्या करें, लाएं कहां से बताओ? तो एक है, और एक जितनी कोशिश कर सकता है वो ने तो पहले किसी ने कोशिश करी और ने आगे कर सकता, क्योंकि आगे वाले दिख रहे हैं ना मुझे। युवा पीढ़ी प्रयास तो कर रही है, सोशल मीडिया आप ट्वीट कर देते हो, इंस्टा पे रील बनाते हो, फॉलोअर बढ़ाते हो, लेकिन जब आह्वान करते हैं तब थोड़े से कम आते हो। मैंने छात्र संघ चुनाव कराने के लिए राजधानी में लड़ाई लड़ी, 2 महीने घूमता रहा, 12 रैली करी, और 13वीं रैली जब जयपुर में थी, मैंने बच्चों का कितने हो गए, मैं भरतपुर भी आया था उस समय, 7 घंटे लेट था, तो बच्चों ने कहा कि 20,000 तो हम हो जाएंगे जयपुर से। तो मैं कितने लेके आऊँ? बोला आप तो 10,000 ले आना। तो मेरे 10,000 आए, उनके कितने है? 2,000। 12,000 की रैली। मेरी कभी रैली 12,000 की हुई नहीं। और जिस दिन उस रैली को मैंने देखा, मैंने कहा अपने आज ये गलत काम हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ते हुए अगर मेरी पार्टी की सीटें चली गई, कोई गम नहीं है। और आपके लिए लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए तो भी हनुमान बेनीवाल इस चीज की परवाह नहीं करेगा। जो आता है वो जाता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तय है। कई लोग बदनामी की छाप छोड़ जाते हैं और कई लोग अपनी कौम का नाम रोशन कर जाते हैं। आज देश के किसी भी कोने के अंदर प्रत्येक नौजवान को अगर मेरा नाम लेकर पूछोगे तो उसकी कोई भी जाति वो कहेगा कि नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए बिना शर्त और किससे लड़नी है, हनुमान जी हमेशा तैयार रहते हैं।
चाहे रात को 2 बजे भी दरवाजे खटखटा दो। अभी नर्सिंग कर्मी की जो मौत हुई थी, आपके दोसा भरतपुर के रहने वाले थे, मैं तुरंत गया। किस तरह की व्यवस्था, उसके परिवार के भाइयों को पुलिस ने तोड़ लिया, पत्नी को अलग बिठा दिया और नई कहानी रच रहे हैं। और साहब इसकी पत्नी की वजह से मरा। मैंने कहा दिमाग खराब हुआ तुम्हारा, बॉडी नहीं ले जाने दूंगा मैं। बॉडी नहीं ले जाने दी, पत्नी की सारी बातें मनवा के उसके बाद उनको सम्मान दिलाया। रात की 1 बज गई थी। क्या मुझे दौसा से चुनाव लड़ना? क्या मुझे डूंगरपुर से चुनाव लड़ना? क्या मुझे आंध्र प्रदेश तिरुपति चुनाव लड़ना? कोई भी आएगा उसकी मदद करूंगा। ये मेरी आदत है। कई लोगों की आदत होती है बचपन से धोखा देने की। वो आएगा उसको धोखा देंगे। लोग अपनी आदत नहीं बदल सकते। बुढ़ापे में भी आदमी की वही आदत होती है जो बचपन के अंदर होती है। मेरी आदत है व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, और मेरे पास कोई आ जाए उसे वापस खाली हाथ नहीं भेजना। विश्वविद्यालय का मेरा दौर आपने देखा होगा, 7-7, 8-8 हजार एडमिशन ज़्यादा करा दिए। पत्रकारों ने कहा आप तो जेल जाओगे। मैंने कहा जेल चला जाऊंगा, अभी तो एडमिशन कराए हैं। अगर सरकार में आ गया, गांव में कैंप लगाऊंगा और जबरन नौकरी लगाऊंगा लोगों की। ये भी करूंगा मेरी अगर सरकार आ गई तो। बनाओ सरकार आप लोग। क्या भरतपुर में ठीक कर दोगे क्या? तुम्हारी आवाज ही ठंडी पड़ गई। अरे भरतपुर में ठीक हो जाएगा क्या आगे? तो भरतपुर ठीक है तो सारा राजस्थान ठीक हो गया आज से ही। भाइयों, आपने जो सम्मान दिया, स्वागत किया, मुझे कंधे पे बिठा के लाए, मेरे जयकारे लगाए, इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मेरे हाथ में बोतल है, ये मेरा चिन्ह भी ध्यान रखना, पानी इसके अंदर। जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं आगे खड़ा मिलूंगा। चाहे आपके नेता मिले नहीं मिले, मुझे पुकार लेना और कोई भी जाति पुकार लेना, हनुमान बेनीवाल उनके लिए खड़ा मिलेगा। इतना ही विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब अगला कार्यक्रम हम 7 बजे से पहले पहले तय करेंगे कि हमें किधर जाना है। कोई पटरी ढूंढे, हाईवे, दिल्ली या कहीं और। एक बार देखते हैं। आप हिलोगे नहीं, 1 घंटा आप लोग यहीं बैठे हो, क्या बातचीत होती है? तय करने वाले ये हैं, बुलाने वाले ये हैं। और ये झंडे की रैली नहीं है, झंडे वाले ज्यादा आ गए इसके अंदर। ये सही है क्योंकि आना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। ये पूरे राजस्थान से बच्चे आए, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नौजवान भी आए, हमारी बेटियां भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है। जितने भी नेता, मंच प्रधान लोग, हमारे जितने उप प्रधान, जो लोग आए, सबका आभार, सबका धन्यवाद। थोड़ा सा अगली बार रैली जब ध्यान रखना, मंच पे व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। मंच पे 10, 15, 20 से लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मजा कम आता है। लेकिन जाटों के साथ यही प्रॉब्लम है, जितने आगे बैठते हैं उससे आधे मंच पे मिलते हैं, चारों पहले ही चले जाते हैं। और ये आदत है बच्चों की, पता नहीं क्या, एक तो फोटो निकल जाए, एक रील आ जाए और नेता के कान के पास फोटो आ जाए। ये आदत कैसे छूटेगी? ये छूटेगी जब ही सत्ता मिलेगी, जब सामने बैठोगे उस दिन सत्ता आ जाएगी। जब मेरे बिना के कोई मंच पर नहीं आएगा, उस दिन आप उसकी सत्ता के अंदर भागीदार है। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। भरतपुर के शेरों, ऐसी दाढ़ मारो कि भजनलाल जी वापस गांव आ जाए और अपना पुराना काम करे, जिस काम में भजनलाल को महारत हासिल है और वो पुराने धंधे पे लौट आए। और निश्चित रूप से आज आप लोग एक काम करके संदेश दे दोगे। आपका भाई हर समय आपके आगे खड़ा है। समय तेजी से बदल रहा है और आप लोगों के सारे दुख दर्द दूर होंगे और फिर आपका सम्मान, स्वाभिमान हमेशा उसी तरह जिंदा रहेगा जो हमेशा रहता है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भाई साहब सरदारी, एक मिनट रुक जाओ, आप इतनी जल्दी नहीं है। भाई साहब, पूरे राजस्थान में आशा सहयोगिनी की संख्या 60,000 है और नारी शक्ति और नारी का सम्मान करने वाली सत्ता में ये पिछले 2 महीने से इस तपती हुई गर्मी में बच्चों को छेड़ के पूरे राजस्थान में धरना इनका चल रहा है। ये आपको ज्ञापन देने के लिए आई हैं। मैंने इनको कहा था कि आप आना, आइए, आओ इधर आ जाओ।
मीडिया के साथी हमसे मिलेंगे 5 मिनट। मीडिया के साथी मिलके जाएंगे अभी सब। दूसरी समस्या आरक्षण का जो अगला कदम होगा, अभी आधे घंटे में बैठ के, भाई साहब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरी ध्यान से सुन लो। इस आरक्षण की लड़ाई को लड़ते लड़ते हम हो गए तंग। ये 48 के टेम्परेचर में हम बैठ रहे, पूरे गांव गांव घूमे। अब करो आर पार। ये पक्का कराऊंगा। अब आर पार को फैसला करो, चाहे दिल्ली चलो, चाहे सड़क पे चलो, चाहे पटरी पे चलो। अब फैसला हम आपके हिसाब से फैसला करेंगे। आप जो निर्णय करोगे, आप कह दो हमसे कि घर चले जाओ, मैं जिम्मेदार हूं, हम घर चले जाएंगे। आप कहो सड़क पे चलो, सड़क पे चले जाएंगे। एक समस्या और, बैठिए, एक समस्या और है। बरौली चौथ गांव है पूंछरी के पास, वहां पर किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा बड़ा व्यापार करने के लिए किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जबरन अधिग्रहण के लिए। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन है, वही रोजी रोटी का साधन है। ये हमारे आरक्षण के मुद्दा के लिए तो हम इकट्ठे हुए ही हैं, लेकिन ये 2 समस्या जो लेके आए हैं बरौली चौथ से, और ये आशा सहयोगिनी बहन आई हैं, हम चाहते हैं कि राजस्थान लेवल पे पूरे राजस्थान की महिलाओं का मुद्दा आप उठाएंगे और आरक्षण का फैसला सरदारों आज जो भाई साहब कर दें वो करेंगे। एक तो आशा सहयोगिनी बहनें जो राजस्थान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लंबे समय सेवाएं दे रही है, और कोरोना के समय इन्होंने जान हथेली पर रख के जो सेवा गांवों के अंदर शहरों में की, निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं आशा सहयोगिनी हमारी बहनों को इतना ही आश्वासन देता हूं कि आपकी मांग को पुरजोर तरीके से बड़े स्तर पे उठाएंगे और आप सबका हक और अधिकार आपको दिलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, ये आप थाना कौन सा है, पता ना था कि नहीं, खेड़ली मोड़ थाने के एसएचओ और कुछ पुलिसकर्मियों ने कल हमारे सेना के मेजर शैलेंद्र सिंह का रात को पुलिस वाले थाने ले गए और उनकी मार पिटाई करी। एक चीज आप देखें कि पुलिस लड़ाई लड़ती है हमारे लिए अंदर, और आर्मी लड़ती है बॉर्डर पे। पुलिस और सेना सामने सामने हो जाए ऐसी भी थोड़ा ही चाहते हैं, अपन लोग चाहते हैं क्या? कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आईजी और एसपी अगर मेरी बात सुन रहे हैं कहीं, तो खाली उसको लाइन में बुलाने से नहीं होगा। पूरा मेजर साहब का मेडिकल हो गया, इस चीज को आप हल्के में नहीं लें। फौज के लोग हैं, गलत कोई बात पकड़ के बैठ जाए और 5 गाड़ी भर के आ गए थाने पे, क्या कर लोगे फिर? कई जगह, अरे मैंने कई जगह देखी परिस्थितियां, फौजी है कहते चलो मोबाइल बंद करो, लोकेशन थाने चलो, फिर क्या करोगे? फालतू में कोई गड़बड़ करेंगे। इसलिए उस एसएचओ जो था, पूरी जांच, यहाँ के आईजीएस भी सुन रहे होंगे, इस मामले की पूरी जांच करा के उसको सस्पेंड करें, 16 की चार्जशीट दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, और मेजर साहब की समस्त जो बात है वो रखी जाए, और पुलिस से पुलिस नोट जारी करे कि मिलिट्री का सम्मान पुलिस करती है जिस तरह मिलिट्री पुलिस का सम्मान करती है। दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन दोनों चीज़ें अगर टकराव की स्थिति में होती है और ऐसी बात आ जाती है कि एक अधिकारी को बगल के ही थाने में लेके कपड़े उतार के मारपीट की जाती है। मैंने रात को उच्च अधिकारियों से बात करी थी, सरपंच साहब का टेलीफोन मेरे पास आया था, एक बच्चे का कुशलेंद्र का भी आया था। कार्रवाई तो कोई छोटी मोटी करी होगी, लेकिन पूरी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब एक बार हम आधा घंटे बैठ रहे हैं, तब तक आधे घंटे में आप लोग तैयार हो जाओ सारे। अगला कदम क्या होगा अभी आपको हम बता देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। आधे घंटे वेट एंड वॉच करो, ठीक? बोलो गिरिराज महाराज की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे।
एक बात और कहना चाहता था आपको, महाराजा सूरजमल जी की मूर्तियां राजस्थान में धड़ाधड़ लग रही है और आने वाले 3-4 साल के अंदर मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ तेजाजी महाराज की मूर्ति होगी वहाँ महाराजा सूरजमल जी की होगी। मैं चाहता हूँ कि देश के बड़े जो आपके ये देश के बड़े कस्बे, आपके देश के महानगर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इन तमाम जगह महाराजा सूरजमल की आदमकद प्रतिमाएं लगाई जाए, ये मांग हम लोग कर रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा जिनका वर्णन करना था महाराज सूरजमल का, उनका तो कम हुआ है और कई लोगों का इतना वर्णन कर दिया जैसे कोई सारा उन्होंने किया होगा। समझ जाओ बात को ना। धन्यवाद। जय हिंद।